10th क्लास के प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण में आपका पहला अध्याय है रचना के आधार पर वाक्य भेद। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय व्यक्त होता है वह वाक्य कहलाता है। जैसे राम ने धर्म की स्थापना की। वाक्य के प्रमुख रूप से दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो भेद हुए, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार, विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि आते हैं। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आते हैं। जैसे इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो इस वाक्य में उद्देश्य है इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र और विधेय है प्रतियोगिता में भाग लेगा। ठीक है। सीता पुस्तक लिखती है, तो इसमें सीता उद्देश्य है, पुस्तक विधेय का विस्तार है और लिखती है ये विधेय है। इसके बाद रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मोहन पुस्तकें खरीदकर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा। ये जो वाक्य हैं इसमें एक मुख्य क्रिया है, इसलिए इनको सरल वाक्य कहा गया। इसके बाद एक क्रियापद के वाक्य होते हैं, वह साधु है, बच्चा हंसा। दो क्रियापदों के वाक्य होते हैं, जैसे वह विद्यालय जाता है, बच्चा रोज रोता था, लोग इस बात पर हंसते होंगे। तीन क्रियापदों के उदाहरण होते हैं, वह खाता जाता है, मोहन जा रहा होगा। चार क्रियापदों के वाक्य भी होते हैं, वह दूध पिए जा रहा है, वह भागता जा रहा है। पांच क्रियापदों के उदाहरण भी होते हैं, मोहन भोजन करता चला जा रहा था। ये पांच क्रियापद का एक उदाहरण है। दो से अधिक क्रियाओं वाले सरल वाक्य भी होते हैं, जैसे कि वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। तो इसमें दो क्रियाएं हैं, एक है खाकर और दूसरा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। इधर अध्यापक पहुंचे और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे। ये जो वाक्य हमने अभी तीन बोले हैं ये संयुक्त वाक्य हैं और ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से जुड़े हुए हैं। और तथा और एवं से जुड़े हुए वाक्य भी सरल वाक्य होते हैं, जैसे रात हुई और तारे निकले, बरसात हुई और हम भागने लगे। इसलिए और अतः से जुड़े हुए संयुक्त वाक्य भी होते हैं, वह सोया रहा इसलिए गाड़ी न पकड़ सका, मोहन बीमार है इसलिए आ नहीं सका। फिर परंतु और किंतु से जुड़े हुए संयुक्त वाक्य होते हैं, उसने समझाया था परंतु मैं न समझ सका, आज मैच जीतने के आसार थे किंतु बारिश हो गई। या से जुड़े हुए संयुक्त वाक्य होते हैं, मैं स्कूल जाऊंगा या बाजार जाऊंगा। वे 7 सितंबर को आएंगे या 9 नवंबर को। तो ये वाक्य जो हैं या से जुड़े हुए संयुक्त वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य जो होते हैं उसमें आपको ये ध्यान देना है कि दो उपवाक्य होते हैं और किसी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं। अगर वो
शब्द जो जोड़ने वाला है बीच से हम हटा दें तो दोनों उपवाक्य अलग अलग अपना अस्तित्व रखते हैं। इसके बाद देखिए मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और अन्य गौण हों, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। हिरण ही एक ऐसा वन्य पशु है जो कुलांचे भरता है। तो ये जो तीन वाक्य हैं इसमें एक प्रमुख उपवाक्य है और दूसरा गौण है या आश्रित उपवाक्य है, इसलिए ये सभी मिश्र वाक्य हैं। इसकी पहचान होती है मिश्र वाक्यों की, इसमें कि जो वह जिसे उसे, ऐसा जो वही जिसे, यदि तो, जैसे व्यधिकरण योजक होते हैं। इन शब्दों से ये जुड़े होते हैं। इसके बाद उपवाक्य जो होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्रायः कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए। जो क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहेगी वही उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। इस वाक्य का सरल वाक्य बनेगा मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। तो ध्यान दीजिए यहाँ परिश्रम करता क्रिया रूपांतरित हो गई है, अतः यह आश्रित उपवाक्य है। दूसरी ओर सफल होता क्रिया ज्यों की त्यों विद्यमान रही, अतः यह प्रधान उपवाक्य है। फिर उपवाक्यों के तीन भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। यहाँ हम लड़ाई नहीं चाहते उपवाक्य राम ने कहा उपवाक्य के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः यह संज्ञा उपवाक्य है। फिर विशेषण उपवाक्य होता है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे ये वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। इसके बाद देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। जिन आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला। इसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य जो होते हैं इसके भी भेद होते हैं। काल सूचक उपवाक्य, जब प्रशांत मेरे पास आया तब लगभग 5 बजे थे। स्थानवाचक उपवाक्य, वह लड़का जिस तरह चल रहा है उस तरह किसी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं चलना चाहिए। रीतिवाचक उपवाक्य, आपको वैसे करना चाहिए जैसे मैं कहता हूँ। परिमाणवाचक उपवाक्य, वह उतना ही थकेगा जितना अधिक दौड़ेगा। परिणाम